जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। यूपी टेट, शी टेट, डी ट्रिपल एस बी, पीआरटी का सीडीपी पेडागोजी को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें अभिप्रेरणा एवं अधिगम चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके टॉप 60 एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के बाद अभिप्रेरणा और अधिगम से जो भी क्वेश्चन संभावित हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया होती है इसे प्रेरणा कहते हैं। यह कथन गुड के द्वारा दिया गया था। गुड के अनुसार यह कथन क्या है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। देखते हैं मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडूगल जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक हैं, इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आता है यह अभिप्रेरणा कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। तो यह क्या कहलाता है? यह अभिप्रेरणा कहलाता है। जब व्यक्ति स्वयं से मोटिवेटेड होता है, स्वयं से अभिप्रेरित होता है तो वो किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होता है। अभिप्रेरणा के प्रकारों को लेकर के बात करेंगे तो अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जन्मजात प्रेरणा होता है और दूसरा अर्जित प्रेरणा होता है। जन्मजात प्रेरणा में भूख, प्यास, काम, नींद और विश्राम होता है, जबकि जो अर्जित प्रेरणा होता है इसे दो भागों में बांटते हैं। एक व्यक्तिगत प्रेरणा और दूसरा सामाजिक प्रेरणा। व्यक्तिगत प्रेरणा के अंतर्गत आनंद, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अचेतन इच्छाएं आती हैं, जबकि जो सामाजिक प्रेरणा होता है इसमें सामुदायिकता, स्वाग्रह, संग्रहशीलता, युद्ध प्रवृत्ति जैसी भावना होती है। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है किस रूप में जाना जाता है? प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग या प्रत्यक्षण। एक राजेश नाम का कोई विद्यार्थी है जो कि गणित की समस्या को हल करने के लिए वह पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है और वह अंदर से जो है वो प्रेरित है कि उसे उस समस्या को जो है सॉल्व करना है। तो इस तरह का जो आंतरिक बल है इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे प्रेरणा या प्रेरक कहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। निम्न में से क्या छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, प्रेरणा। प्रेरणा एक किस प्रकार की स्थिति है? मनोवैज्ञानिक, भौतिक, प्राकृतिक या खंडित? प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं बहुत अधिक सीखती हूँ। जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा बताना है कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा है। जब नंबर के लिए, प्रमाण पत्र के लिए विद्यार्थी पढ़ते हैं तब इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। यहाँ पर जो है विद्यार्थी जब अपना गृह कार्य को पूरा करती है तो किस लिए पूरा करती है? कि शिक्षक उसे प्रत्येक नियत कार्य के लिए अंक प्रदान करेंगे। तो यह क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। जो पुरस्कार होता है यह धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा होता है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। प्रेम, भूख और प्यास जो है यह जन्मजात अभिप्रेरक होता है, लेकिन जो आत्मगौरव है यह एक सामाजिक अभिप्रेरक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, आत्मगौरव आदि। भूख प्यास जन्मजात अभिप्रेरक हैं, जबकि जो प्रेम है यह जैविक अभिप्रेरक होता है। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरक, आवश्यकता, अंतर्नोद, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की जो सामान्य चाहत होती है, उसकी इच्छाएं होती हैं, उसे अंतर्नोद कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। मास्लो के पदानुक्रम में अंतरिम चरण को क्या कहा जाता है? मास्लो ने पदानुक्रमित अभिप्रेरणा का सिद्धांत इन्होंने दिया था, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इसमें इन्होंने कुल 5 चरण बताए थे। इसमें जो अंतिम चरण है वो कौन सा है? सम्मान की ज़रूरत, सुरक्षा की ज़रूरत, शारीरिक ज़रूरत, आत्मबोध। इसमें जो अंतिम चरण है ये आत्मबोध है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को आत्मबोध या आत्मानुभूत चरण कहा जाता है। जैसे कि अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। इन्होंने अपने मांग सिद्धांत के 5 मूलभूत मांगों को पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया है। जो पहला है वह है जैविकीय मांग, इसको शारीरिक आवश्यकताओं से देखते हैं। दूसरा सुरक्षा की होती है मांग। तीसरा सामाजिक मांग। चौथा जो होता है वह सम्मान होता है, और पांचवा और अंतिम जो चरण होता है वह आत्मबोध या आत्मानुभूति का चरण होता है। तो कुल 5 चरण इन्होंने दिए थे। इसको अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत भी कहते हैं। यह अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है स्वाभाविक और कृत्रिम रूप से भी होता है और जन्मजात तथा अर्जित भी होता है, इसलिए इसका जो है जो सही जवाब होगा ये दोनों हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। जन्मजात अभिप्रेरण जिसमें भूख प्यास विश्राम नींद आदि है। दूसरा अर्जित प्रेरणा जिसमें सामाजिक रुचि प्रतिष्ठा इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, स्वाभाविक अभिप्रेरण और कृत्रिम अभिप्रेरण। स्वाभाविक अभिप्रेरण में खेलना सुख प्राप्त करना आदि आता है, जबकि कृत्रिम अभिप्रेरण में पुरस्कार प्रशंसा दंड आदि आते हैं। इसलिए जो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें विकल्प ए और सी दोनों सही हो जाता है। भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। जो भूख और प्यास होता है यह जन्मजात प्रेरक होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने के लिए प्रशंसा द्वारा जो है उसे अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा होता है यह किसी चैलेंजिंग कार्य को करने, उसे पूरा करने, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिप्रेरणा होती है। तो इसे क्या बोलेंगे? यह चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की एक प्रवृत्ति है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, को बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं
उनके लिए वह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद, आदत। तो जो भूख है, प्यास, नींद, यह जन्मजात प्रेरक होता है। आदत है, यह जन्मजात प्रेरक नहीं है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। तो प्रशंसा, क्रोध, खेलना, यह जन्मजात प्रेरक नहीं होते, लेकिन जो निद्रा होती है, नींद होता है, यह जन्मजात प्रेरक होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं अभिप्रेरणा चक्र। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अभिप्रेरणा चक्र को क्रमबद्ध रूप से समझाइए। इसमें पहला आता है आवश्यकता, इसके बाद प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो इस तरह से इसके चरण होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? आवश्यकता आता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अंतर्नोद, इच्छाएं जो मनुष्य की होती हैं। और इसके बाद क्या आता है? क्रिया। और फिर जो है प्रोत्साहन, जिसको प्रबल प्रेरणा बोलते हैं। और लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, उपलब्धि, जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद उत्तेजना में कमी हो जाती है। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो जो अभी आपने देखा उसी को आपको बताना है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या देखा है कि आवश्यकता है, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना। तो इसमें जो है सबसे पहले आवश्यकता आएगा और अंत में उत्तेजना में कमी आएगा। तो यहाँ पे क्या है? आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक। पुरस्कार एवं जो दंड होता है यह कृत्रिम प्रेरक होता है। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यह ए हो जाएगा कि यह बच्चे को केवल प्रमाण पत्र के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। उनकी जो प्रेरणा है वह एक विशेष दिशा में ही जो है आगे बढ़ सकती है। बच्चे केवल प्रमाण पत्र के लिए किताबें पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा, पुरस्कार या प्रेरक। अभिप्रेरणा के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है वह है आवश्यकता। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक या बाह्य? यदि विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहता है ताकि वह उसमें दाखिला ले सके, वह खुद से स्वयं से मेहनत कर रहा है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मबोध की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्यार व अपनेपन की आवश्यकताएं। इस दिए गए विकल्पों में जो सबसे निम्नतम क्रम है, सबसे पहले तो शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं, इसके बाद आता है सुरक्षा की आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताएं यदि नहीं है तो इस दिए गए विकल्पों में सबसे पहले जो होगा वो सुरक्षा की आवश्यकताएं हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? 2, 6, 5 या 3? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 आवश्यकताएं दिया है। अब्राहम मैस्लो कौन थे? प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी या यथार्थवादी? अब्राहम मैस्लो जो थे इन्होंने मानवतावाद का सिद्धांत दिया। यह एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है?
मानकीकृत परीक्षणों को एक रूप करने के लिए, किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए, रोजगार परक बनाने के लिए, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो अधिगम का जो उद्देश्य है अब्राहम मैस्लो के अनुसार, उनके मानवतावाद के सिद्धांत के अनुसार, किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए। इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड, क्लार्क हल, मैकडूगल, मॉर्गन। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित करना है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, डी का पहला हो जाएगा। विलियम मैकडूगल का दूसरा हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत फ्रायड का तीसरा हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत और हल का प्रणोद अवकलन सिद्धांत चौथा हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। डी का पहले का चौथा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब बचा ये तीन, इसमें से हमें देखना है बी का दूसरा, तो बी का दूसरा तो ये गलत हो जाएगा। अब बचा बी और सी, सी का तीसरा तो ये गलत है। सी का तीसरा और डी का पहला, इसलिए इसका सही जवाब आपका बी हो जाएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छाशक्ति सिद्धांत, अंतर्निरोध का सिद्धांत। मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है यह आवश्यकता का सिद्धांत कहलाता है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है? पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। यह पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर जो है उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तर्क, चिंतन, बोध या विवेक से। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाती है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जो अभिप्रेरणा होता है यह नए सीखने वाले में रुचि उत्पन्न करता है और उन्हें काम में लगे रहने के लिए जो है आंतरिक पुनर्बलित करता है या बाहर से उन्हें पुनर्बलित करता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों के स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सीखने में जो अभिप्रेरणा होती है, अभी आपने देखा कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे उचित विकल्प है कि जब बच्चे शिक्षक से पाठ के या विषय के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछते रहेंगे, तब यह समझा जाएगा कि बच्चे क्या हैं? प्रेरित हैं, इसलिए इसका सही जवाब डी कहलाएगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो, जो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। यदि विद्यार्थियों के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा लानी है तो बच्चों से ये कहना सबसे उचित है कि इसे करने की कोशिश करो, तुम जल्दी सीख जाओगे। इससे बच्चे प्रेरित होंगे अंदर से, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है,
विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। जो एक अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। लगातार बच्चों को कृत्रिम प्रेरणा देने से क्या होगा कि बच्चों के अधिगम में स्वाभाविक अभिरुचि और जो जिज्ञासा होगी वो कम होती चली जाएगी, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बालक को अभिप्रेरित करने के कई साधन हो सकते हैं, जैसे कि सकारात्मक साधन, प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार। सकारात्मक दंड भी हो सकता है, जैसे कि उपहास, हंसी उड़ाना। यदि बच्चों द्वारा किसी विद्यार्थी का उपहास उड़ाया जाता है तो एक तरह का सकारात्मक दंड है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह माता पिता को बहुत गुस्सा दिलाता है, यह जोखिम भरा है, यह शिक्षार्थियों में तनाव और डर पैदा करता है। शिक्षकों के लिए केवल एक भावनात्मक रिहाई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह सी हो जाएगा कि जो शारीरिक दंड है यह शिक्षार्थियों में तनाव और डर पैदा करता है, इसीलिए शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होती है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है। जो आंशिक पुनर्बलन होता है यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंशिक पुनर्बलन का तात्पर्य है कि विद्यार्थी को कभी कभी प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं से अभिप्रेरित होने का प्रयास करते हैं। जब लगातार विद्यार्थी को अभिप्रेरणा सतत रूप से अभिप्रेरणा मिलता रहेगा तब क्या होगा कि विद्यार्थी उसी पर निर्भर हो जाएगा। इसीलिए सतत पुनर्बलन के बजाय विद्यार्थी को आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए। आज के इस वीडियो में अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंधित जो भी क्वेश्चन संभावित हैं उसके कॉन्सेप्ट को, ट्रिक्स को प्रीवियस ईयर के टॉप एमसीक्यूज के माध्यम से आपको कराया गया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। रेगुलर इस सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,